हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सबको विदित है, इस कोरोना काल के अंदर स्कूल कॉलेज बंद है सारे और परीक्षाएं नज़दीक आ रही है। तो बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। हालांकि इन दिनों अन्य सेशन की बात करें तो इन दिनों में लगभग अपना सिलेबस कवर हो जाता था, लगभग या कवर होने की कगार पे हुआ करता था, ऐसा ही होता था। लेकिन इस कोरोना काल के अंदर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस जैसा है वैसा का वैसा पड़ा है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी कक्षा 10 2021 में जो परीक्षा करवाएगा, उस परीक्षा के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों का 40% सिलेबस जो है वो लेस कर दिया गया सभी विषयों का। लेकिन हालांकि अभी तक ऑथेंटिक सूचना जो है वो आपकी विज्ञान की आ चुकी है, मैथ्स की आ चुकी है ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि कक्षा 10 का जो सिलेबस कम हुआ है, 40% जो कक्षा 10 का सिलेबस कम हुआ है मैथमेटिक्स में, वो क्या क्या टॉपिक कम हुए हैं और किस चैप्टर में से कौन कौन सा भाग हटाया गया है। सिर्फ कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ और आगामी परीक्षा 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे, इत्मीनान से बिना स्किप किए वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपके मन में जो भी वहम है कि कौन सी प्रश्नावली पूरी फिनिश हुई है और उसकी प्रश्नावली में कौन सा अंश कटा है। पूरी प्रश्नावली अभी तक कोई ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर पूरी कटी है, वो है दूसरी चैप्टर। उसके बाद जिस चैप्टर में जो टॉपिक आपके काटे गए हैं उन सब टॉपिक के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। फिर कह रहा हूँ, अगर आप आज अभी पहली बार वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 की लाइव मैथ्स क्लासें देखने को मिलती है और उसके साथ साथ रीड की वीडियो भी अपलोड होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस काटा गया है परीक्षा 2021 के लिए, कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, तो वो सिलेबस आपका ये है आपके सामने। अब इसे हम विस्तार से देखेंगे कि कौन सी चैप्टर में कौन कौन से भाग थे जो आपके इस परीक्षा के लिए काट दिए गए। जो बच्चे अब कक्षा 10 में हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कक्षा 10 का बात कर रहे हैं हम गणित विषय की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली चैप्टर जिसका नाम है वैदिक गणित। अब वैदिक गणित के हालांकि आपके एक ही चैप्टर है, लेकिन उसमें आपको गुणा भाग करना भी आता है, गुणा करना भी आता है, जोड़ करना भी आता है और घटाव करना भी आता है। 2-3 विधि आती है और उसके साथ साथ एक आया करता था सरल समीकरण होते थे, वैदिक विधि से उनको हल किया जाता था, है ना। हालांकि एक्सरसाइज नहीं थी, 1-2 एग्जाम्पल थे आपके और उनमें से एक प्रश्न आपसे हर बार पूछा करता था, वो 1 और 2 नंबर का। तो उस प्रश्नावली में वैदिक गणित में से सिर्फ वही चीज़ काटी गई है, सरल समीकरणों का हल। यानी एक समीकरण से आपको एक समीकरण देता है, चाहे वो 2 चरों में कन्वर्ट हो या एक चर में, मोस्टली एक चर में देता था। उस समीकरण में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ये पुट करता था पहली प्रश्नावली से। अब वो क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। यानी सरल समीकरण जो होंगे, रैखिक सरल समीकरण वैदिक विधि से हल करने वाले, वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस सेशन के लिए। बात करते हैं दूसरी चैप्टर की जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हर बार बोर्ड पेपर में आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछता था ये। एक तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM करना, जो 3 नंबर का प्रश्न होता था। और एक 1 नंबर का पूछता था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना HCF ज्ञात करने में और सीधा पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये चैप्टर में 2 सवाल आते थे, लेकिन इस सेशन के लिए वो पूरी की पूरी चैप्टर ही हटा दी गई है। पूरी की पूरी चैप्टर जो है वो हटा दी गई है, चैप्टर नंबर 2। तीसरी चैप्टर बहुपद की हम बात करें तो बहुपद के अंदर इसने क्या किया है, बहुपद में आपको पता है 6 टॉपिक थे 3.6 तक, जिसमें हमने बहुपद भी पढ़ा और द्विघात समीकरण भी पढ़ा, ठीक है। इस चैप्टर में अब उसने क्या किया, उसमें आपने इस चैप्टर के लिए इसने आपके लिए बहुपदों का भाग जो था वो हटा दिया। यानी बहुपद एक px होता था, एक gx होता था, आपस में भाग देना होता था हमें, भाग देकर भागफल और शेषफल भी पूछ लेता था। और कई बार हमसे ये भी पूछ लेता था कि जांच करके बताइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अब की बार वो हटा दिया। दूसरा क्या हटा दिया, बीजीय व्यंजकों का HCF और LCM ज्ञात करना। बीजीय व्यंजकों का यानी बहुपदों का HCF और LCM ज्ञात करना, जो 3.6 चैप्टर थी आपके, अब भी है, लेकिन वो इस परीक्षा के लिए हटा दी गई 2021 के लिए। बात करते हैं चौथी चैप्टर की। तो चौथी है आपकी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इसमें हर बार एक बड़ा प्रश्न आता है और वो आता है 4.1 से, और इस बार भी वो 4.1 से ही आएगा, क्योंकि हटाई क्या है, सिर्फ 4.2, जिसमें 2 चरों वाली रैखिक असमीकाएँ
असमीकाएँ थी वो हटाई, और वो भी कौन सी हटाई है, 2 चरों वाली हटाई है। ध्यान रखेंगे 2 चरों वाली असमीकाएँ हटाई है, 1 चर वाली नहीं हटाई। इसने 1 चर का नहीं कहा, तो हो सकता है 1 चर की असमीका आपको देखने को पेपर के अंदर मिल जाए। ठीक है। 5वीं चैप्टर की बात करें जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी भी बोलते हैं। इस चैप्टर में से इसने क्या कम किया है, इस चैप्टर में आपके लिए कम कर दिया एपी के अन्य पदों का योग, यानी ये मान के चलो लगभग 5.3 चैप्टर में ही पूछता है। 5.3 में हम एपी के अन्य पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाते हैं ना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल करते हैं, SN बराबर N बटा 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस A गुणा D वाले। वो सवाल 5.3 जो है वो इस पेपर के लिए आपके लिए हटा दी गई। अब बचा क्या, अब बची सिर्फ एक एपी का अनुआ पद ज्ञात करना, यानी 5.2 बची। अब 5.1 में तो बहुत ही कम चांसेस है सवाल आने की, क्योंकि वो तो ईजी था, ए और डी ज्ञात करना होता है। तो 5.1 की तो संभावना कम ही है, लेकिन हटाई नहीं है 5.1, लेकिन संभावना कम रहती है। 5.2 में से आपके लिए सवाल ये छोड़ सकता है। छठी चैप्टर की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसने क्या माइनस किया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसने सिर्फ त्रिकोणमितीय संबंधों को माइनस किया है। त्रिकोणमितीय संबंध मतलब शायद आपको याद हो, जब आपने छठी चैप्टर की थी तो 6.1 के शुरू के 2-3 सवाल थे, शुरू के 2-3 सवाल है ना, वो त्रिकोणमितीय संबंध थे। सेक के पदों में tan दे रखा था, अन्य पद ज्ञात कीजिए, एक थीटा दे दिया, बाकी पदों को ज्ञात कीजिए। वो संबंध थे, एक को दूसरे के अंदर परिवर्तित करने वाला, वो संबंध हटा दिया गया। बाकी टेबल वैसी की वैसी है। टेबल में से प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है छठी चैप्टर में से, ये लो। उसके बाद 7वीं चैप्टर त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएँ। हालांकि इसमें से भी बड़ा सवाल जो आता था हर बार 7.1 में से आता था, और आपके लिए 7.1 वैसी की वैसी है। 7.1 में कोई बदलाव नहीं किया। हटाया क्या, सिर्फ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है चैप्टर नंबर आते हैं 7.2 में। पूरक कोण कौन से, जिन 2 कोणों का योग आपको 90 डिग्री मिले वो पूरक कोण होते हैं, और वो आते हैं आपके 7.2 से। तो 7.2 आपके लिए हटा दी गई है पूर्णतया। बात करते हैं 8वीं चैप्टर। 8वीं चैप्टर में कोई बदलाव नहीं है। 8वीं चैप्टर ऊंचाई और दूरी जैसी थी वैसी की वैसी है। 9वीं चैप्टर में कोई बदलाव नहीं है। 9वीं चैप्टर वैसी थी जैसी थी वैसी की वैसी है, निर्देशांक ज्यामिति थी। 10वीं चैप्टर की हम बात करें तो 10वीं चैप्टर है आपकी बिंदु पथ, है ना, जिसे बिंदु या संगामी रेखा में भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या हटा, इसमें से सिर्फ संगामी बिंदु कौन कौन से, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र, ये 3 हटे हैं। अब ये 3 परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र के जो सवाल है वो आपके लगभग आपको मिलते हैं 10.1 के और 10.2 के बीच में 2-3 सवाल। लेकिन याद रहे केंद्रक नहीं हटाया इसने, और अपनी जो 10वीं चैप्टर मैन बेस्ड है ना, वो सारी की सारी केंद्रक पे है। ये बात भी स्पेशली ध्यान रखेंगे। केंद्रक जहाँ पे माध्यिकाएँ मिलती है, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है वो प्रत्येक माध्यिका को 2 अनुपात 1। अब ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट ही बन जाती है इस चैप्टर के लिए। केंद्रक जो होता है वो प्रत्येक माध्यिका को 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और उससे संबंधित जो सवाल है, जैसे 10.2 के शुरू के 3-4 सवाल है, 4-5 तक सवाल केंद्रक से संबंधित ही सवाल है, तो केंद्रक से संबंधित सवाल पूछ सकता है। हटाया किससे संबंधित है, हटाया है परिकेंद्र से, अंतःकेंद्र से और लंब केंद्र से। ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 समरूपता की। तो समरूपता के अंदर इसने क्या किया, देखो इसने समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हटा दिया। हमने थ्योरम पढ़ी है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वो थ्योरम और उससे संबंधित सवाल नहीं आएंगे। और क्या हटाया, बोधायन प्रमेय। बोधायन जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। थ्योरम भी हटा दी, और उससे संबंधित जितने भी सवाल थे वो सवाल भी हटा दिए चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 12 सर्किल में आए, वर्त में। तो वर्त में इसने क्या बदलाव किया, वर्त में इसने एक तो हटा दी लगते ही चक्रीय चतुर्भुज को, जो आपके लगभग शायद 12.4 के अंदर है। चक्रीय चतुर्भुज चारों भुजाएं वर्त की परिधि पर हो या फिर सम्मुख कोण संपूरक हो, उनसे संबंधित एक थ्योरम भी थी। सिद्ध करो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। एक थ्योरम और भी थी, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जितनी भी बातें थी वो सारी आपके लिए हटा दी गई है। अब उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा चक्रीय चतुर्भुज से। तो उसके बाद स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय। अब स्पर्श रेखा से संबंधित भी प्रमेय थी आपके, उससे रिलेटेड आपसे कोई भी बात ये नहीं पूछेगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बाह्य स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाले रेखाओं के बीच के कोण के संपूरक होता है। इससे संबंधित जो प्रमेय थी ना ऐसी, वो सारी हटा दी, वो नहीं आएंगी। और इसने क्या किया, एकांतर वर्तखंड प्रमेय को भी हटा दिया।
अब ये एकांतर वर्तखंड पर में आपके 12वें चैप्टर में थी, क्या थी, वर्त की किसी स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। ये एकांतर वर्तखंड पर में थी। इस सेशन के लिए ये टॉपिक भी आपके लिए हटा दिया, यानी ये रिलैक्सेशन वाली काफ़ी बात है कि 12वें चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें बच्चों को टफ लगती है वो काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई है। ये थोड़ा रिलैक्स होने वाली बात है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 13वीं चैप्टर। 13वीं चैप्टर नो चेंज है, कोई बदलाव नहीं है 13वीं में, जैसी है वैसी की वैसी है। 14वीं चैप्टर कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं। इन रचनाओं में हम पढ़ते हैं 14वीं प्रश्नावली में 7 प्रकार की रचनाएं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो किसी रेखाखंड को अनुपात में बांटना, उसके बाद वर्त की परिधि से स्पर्श रेखाओं की रचना करना, फिर उसके बाद वर्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करना, उसके बाद 2 वर्तों पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की रचना करना, उसके बाद 2 वर्तों पर उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाओं की रचना करना, उसके बाद त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना करना, उसके बाद त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना करना, है ना। ये 7 प्रकार की रचनाएं हम सामान्य पढ़ते हैं, है इस चैप्टर के अंदर 14 के अंदर, लेकिन अब जो हटा करके अब आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें छोड़ी है। हटाया क्या पहले तो ये देख लेते हैं। 14वीं चैप्टर में से एक तो हटा दी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना करना। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं मतलब अनुस्पर्श रेखा भी गई और तिर्यक स्पर्श रेखा भी गई, और ये अनु और तिर्यक आपको कहाँ मिलती है? ये 14.1 के लास्ट के जो 2 सवाल है ना, 2 सवाल अनुस्पर्श रेखाओं और तिर्यक स्पर्श रेखाओं वाले, वो दोनों खत्म हो गए। हालांकि वो कभी आए नहीं थे बोर्ड पेपर में, आए नहीं थे। पीछे के सेशन में भी आप उठा के देखो ना, तो अनुस्पर्श रेखा और तिर्यक स्पर्श रेखाओं की रचना करना कभी नहीं आया था बोर्ड पेपर में, लेकिन वो अब की बार हटा दिया, यानी अब की बार 100% श्योर हो गया कि वो आएगा नहीं, है ना। पीछे तो ये डाउटफुल रहता था कि हो सकता है बेटा आया है तो अब की बार हो सके आ जाए, पिछली बार नहीं आया बेटा हो सकता है अब की बार आ जाए, लेकिन अब वो एकदम 100% श्योर हो जाओ, वो दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। और क्या नहीं आएगा? और जी ये चीज़ और हटा दी, त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना और त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना, यानी 14.2 में यही 2 चीज़ें थी, त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना और त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना। ये दोनों चीज़ें भी इसने अब की बार मिस कर दी, ये दोनों हटा दी। ये थोड़ा फिर रिलैक्स की वाली बात है। तो अब बचा क्या? अब बची बेटा 3 ही प्रकार की रचनाएं, और 3 में भी मैं एक को मिस कर दूं तो 2 प्रकार की रचनाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और कन्फर्म सवाल आएगा। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना, कोई भी अनुपात देगा उस अनुपात में उस रेखाखंड को आप विभाजित करके बताओ। दूसरी बच गई लास्ट एंड फाइनल, वो ये है बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, दूसरा टॉपिक आपका ये बचा। तो इन दोनों में से कन्फर्म सवाल आएगा, बड़ा सवाल आएगा, रिलैक्स हो जाओ, आराम से तैयारी करो। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अब इसमें भी काफ़ी आपको रिलैक्स कर दिया। अब 15वीं चैप्टर में हम पढ़ते क्या थे? पहले तो वर्त पढ़ते थे, यानी वर्त की परिधि, त्रिज्या और उसके क्षेत्रफल के बारे में, और उसके चतुर्थांशों के क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके बाद वर्तखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद छायांकित भागों का क्षेत्रफल, यानी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन अब की बार इसने क्या किया? अब की बार 2 टॉपिक हटा दिए। कौन कौन से? वर्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी मोस्टली मोटे तौर पर ये मान के चलो 15.2 चैप्टर 15.2 में यही पढ़ते हो आप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो हटा दी गई। छायांकित भाग याद करना नहीं हटा है, ध्यान रखेंगे, सवाल कन्फर्म वहीं से उठेगा अब की बार। 15.3 छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा, डायग्राम आपको देगा, उसमें से आपसे बोलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो सवाल कन्फर्म बड़ा सवाल वहीं से निकलना है। क्योंकि पहले तो डाउट रहता था कि ये हो सकता है त्रिज्या खंड और वर्तखंड भी आ जाए, लेकिन अब की बार वो डाउट क्लियर हो गया। तो कन्फर्म सवाल जो निकलेगा वो अपना निकलेगा 15.3 चैप्टर के अंदर से, जहाँ पे छायांकित भाग होंगे और छायांकित भागों का आपसे क्षेत्रफल ये पूछेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें कौन कौन सी हटा दी? परिगत वर्त और अंतर्गत वर्त को इसने मिस कर दिया। बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 16 बड़ी चैप्टर थी और इसमें कई सारे ठोस थे आपके, घन था, घनाभ था, बेलन था, शंकु था, गोला था और अर्धगोला था। 6 प्रकार के ठोसों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन के बारे में। लेकिन अब की बार इसने क्या कर दिया? अब की बार इसने इस चैप्टर में से शंकु जो था वो पूर्णतः खत्म कर दिया। शंकु खत्म हो गया, ठीक है, एक ठोस ही खत्म हो गया। और एक इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण। कैसे भाई? जैसे कुआं खोदा, कुएं से मिट्टी निकली, मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई बताओ। 3 गोले थे, उनको पिघलाया गया, पिघला करके एक बेलन बना दिया गया, बेलन की हाइट बताओ।
एक बेलन था, उसको पिंग लाया गया और 2 गोले बनाए गए, प्रत्येक गोले की त्रिज्या बताओ। इसमें से क्या होता है, एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण होता है। अब उससे संबंधित सवाल जो भी थे सब के सब गए, यानी वहीं पे भी आपको रिलैक्स। 40% सिलेबस में ये टॉपिक भी गया, एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण करना या एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरित करना, वो टॉपिक भी आपका हट गया। यानी इस चैप्टर में से शंकु गया और एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण गया। क्लियर है। इसके बाद आती है अपनी लास्ट चैप्टर सांख्यिकी, स्टैटिक्स। उसमें हम 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। और उनको वर्गीकृत से भी पढ़ते हैं और उनको अवर्गीकृत आंकड़ों से भी पढ़ते हैं। लेकिन इस साल के लिए 2021 की परीक्षा के लिए आपका जो बहुलक है वो पूर्णतः ट्रांसफर खत्म कर दिया गया, बहुलक नहीं आएगा। और हालांकि हर बार की तरह होता क्या है, बहुलक और माध्यक 2 होते हैं और दोनों अथवा में आते हैं। तो अब की बार अब आपके पास अल्टरनेट बच गए भैया 2, लास्ट एंड फाइनल, माध्यक और माध्य। और माध्य है और माध्यक में से ये भी कन्फर्म कर लो कौन सा आएगा, माध्यक और माध्यक में दोनों आएंगे और दोनों अथवा में आएंगे। माध्यक वर्गीकृत बंटन का और माध्य भी वर्गीकृत बंटन का। और विधि और बता दूं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना कन्फर्म है अब की बार। तो अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छी तैयारी करें। इतना था जो चैप्टर आपका चेंज हो गए, जिनमें से जो भाग काटे गए। अब नो चेंज वाले चैप्टर भी आए, यानी कुछ ऐसे चैप्टर भी आए जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि मैंने चलते चलते आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, चैप्टर नंबर 8 में कोई बदलाव नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी। 9 नंबर चैप्टर में कोई बदलाव नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति वैसी की वैसी। 13वीं चैप्टर में भी कोई बदलाव नहीं है। हालांकि 13वीं चैप्टर के अंदर जो है वो एकांतर वर्तखंड के कोण तो नहीं है, एक ही वर्तखंड के कोणों से संबंधित थ्योरम है। तो हालांकि इसने कहीं जिक्र नहीं किया, इसने 13वीं के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। और 13वीं के क्वेश्चन को हम देखें तो शायद अब की बार 13वीं में से क्वेश्चन आता है। बहुत पहले भी छोटी सी चैप्टर है 13.2, इतनी कोई बड़ी कोई पहाड़ भी नहीं है कि और बहुत बड़ी चैप्टर है और अब की बार इसने कोई जिक्र नहीं किया। इसने कोई जिक्र नहीं किया तो हम उसे नो चेंज की कैटेगरी में रख रहे हैं ना। तो 13वीं चैप्टर में से सवाल आएगा, कन्फर्म है। उसके बाद 18वीं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कोई बदलाव नहीं है, जैसी थी वैसी की वैसी है। जैसे सवाल आते थे उसी तरह से दौड़ भाग के घूमते हुए मस्ती करते हुए सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट आती है रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, और इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। सड़क सुरक्षा में जैसे सवाल आते थे हूबहू वैसे के वैसे सवाल आपको देखने के अंदर मिल जाएंगे। तो ये था भाई कक्षा 10 का 2021 के लिए जो भाग हटाया गणित विषय का, वो सारा किस भाग में से क्या टॉपिक हटा। पूरी चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक हटी है और वो है आपकी चैप्टर नंबर 2, वास्तविक संख्याएं। इसमें से आपको कुछ भी नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं करना, सारा सिस्टम हट गया। यानी ये मानो ये चैप्टर ही खत्म हो गई। 40% सिलेबस में 2 नंबर चैप्टर पूरी खत्म है। अब जो बाकी बच गए वो आपके सामने हैं। इस हिसाब से ये सारी बातें आपके लिए हट गई। और इसमें हम बात करें तो आपके लिए गुड न्यूज़ कौन सी वाली चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 12 आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई है। ठीक है, 12वीं चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता था इन चक्रीय चतुर्भुज और सप्रस रेखाओं से संबंधित, एकांतर वर्तखंड प्रमेय से संबंधित। 11वीं चैप्टर में भी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल और बोधायन प्रमेय भी पूछता था। ये आपके लिए अच्छी खबर है। और हम बात करें तो एपी के अनुपदों का योग, ये भी प्रश्न हर बार पूछता था ये आपसे, लेकिन अब की बार ये आपसे नहीं पूछेगा, कन्फर्म नहीं पूछेगा। और हम बात करें तो बहुपदों का भाग देना भी कभी कभार पूछ लेता था, ये अब की बार हट गया। और बाकी ये 2 चरों वाले की गैर समीकरण, तो ये तो पहले भी शायद ही नहीं आई, तो हो सकता था अब की बार भी नहीं आए, लेकिन ये हटा दी गई। तो अब तो कन्फर्म हो गया कि अब तो पक्की ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपका कक्षा 10 का सिलेबस। आशा करूँगा मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हर एक बात आपके समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। और फिर कहूँगा, अगर आज आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ नई नई रोचक और बढ़िया जानकारियाँ कक्षा 9 और कक्षा 10 और रीट या कोई भी कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपके सामने लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर आगे कोई वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने के लिए। तब तक सभी को अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि।